भाई किसी को यहाँ पर स्नो बड़ी पसंद है। आप तो मुझे आज स्नो ही लग रही है और मुझे आप बड़ी पसंद हो। हाँ। ओहो, ये तो डबल हो गया। चलिए, पहाड़ों की बात कर रहे हैं, बर्फबारी की बात कर रहे हैं। आप लास्ट कहाँ गई थी जहाँ पर आपने स्नोफॉल देखी? मैंने जीवन की पहली स्नोफॉल हाँ? इंडिया से बाहर देखी और हाँ? लास्ट भी वही थी। देखी थी। चलिए, आपको इंडिया के दीदार करा देते हैं फिर, है ना। हाँ। पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग, गांदरबल में सफेद बर्फ की रौनक है। प्रकृति ने सफेद बर्फ से पहाड़ों का खूबसूरत श्रृंगार कर दिया है और इस अद्भुत नज़ारे को कैद करने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी ने सैलानियों की मुराद पूरी कर दी है। बर्फबारी के बाद यहाँ के अद्भुत नज़ारों का दीदार कर रहे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। एक अलग सी खुशी उनको हो रही है। पहाड़ों के इन खूबसूरत नज़ारों को कुछ लोग यादों में बसा रहे हैं तो कई इन पलों को कैमरा में कैप्चर करते हैं। पेड़ पौधों से लेकर रास्ते और घर, सब कुछ बर्फ के आगोश में है। या कहें, सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद पहाड़ी चोटियों से लेकर जमीन तक हर तरफ आपको बर्फ की मोटी चादर दिख जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों के तापमान में थोड़ी सी और गिरावट दर्ज की जाएगी। बर्फबारी न केवल सैलानियों के लिए गुड न्यूज़ लाएगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए कारोबार का ये बेहतरीन मौका होता है। चलिए, अब आप सबको पहले सोनमर्ग लेकर चलते हैं, जहां पर बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे खुशी से चमक उठे हैं। दरअसल कश्मीर में तापमान में गिरावट की वजह से ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में यहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं। पीजीएम दे देना, पीजीएम। देखिए, पहाड़ी इलाकों के बाद बात मैदानों की। यहाँ भी सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। राजस्थान के कुछ इलाकों में पारा तेजी के साथ लुढ़का है तो यूपी के इलाके भी ठिठुरने लग गए हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अभी सुबह शाम की ठंड है, लेकिन अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में ठंड तेजी के साथ बढ़ेगी। जानकार मान रहे हैं कि पोलर वॉर्टेक्स यानी उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली हवा की वजह से इस साल सर्दी के सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। ठिठुरता शहर, घरों में सिमटे लोग। जाहिर है ऐसी सर्दी में जिगर की आग काम नहीं आने वाली। जिनका ठिकाना सड़क है, उनका सहारा सिर्फ अलाव है। प्रयागराज में इन दिनों जैसी सर्दी है, उसे देखते हुए दूसरी तस्वीर भला क्या हो सकती है। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत गलन है, बहुत ज्यादा गलन है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे अनुमान ये लगाया जाता है कि इससे ज़्यादा ठंड पड़ेगी। गलन की शुरुआत 2 दिन से हो गई है। ये तो हुई प्रयागराज की तस्वीर। अब जरा यूपी की राजधानी लखनऊ की हालत देख लीजिए। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही आलम ये है कि ठंड डराने लगी है। आदमी तो आदमी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जानवरों के बाड़े में हीटर और घास के बिछौने बिछा दिए गए हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे सांप हो गए, रेप्टाइल्स, जितने भी हमारे सरीसृप जिनको हम कहते हैं वो हो गए, उनके लिए हीटर्स की व्यवस्था कर दी गई है, कंबलों की व्यवस्था कर दी गई है और पुआल की व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि सांप प्रजाति के, सरीसृप प्रजाति के जो जितने भी जानवर हैं वो इस समय हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन में जितने जानवर जाते हैं उनको ऐसी व्यवस्था दे दी जाती है ताकि वो इन सब कंबल और पुआल के नीचे अपने बॉडी को ले जाएं और वहाँ पर वो सुरक्षित रह सकें ठंड से। जो हमारे हर्बीवोर्स हैं या बड़े जानवर हैं, उनके लिए भी बैठने वाली जो जगहें हैं जहाँ पर अक्सर वो बैठते हैं, उन जगहों पे पुआल बिछा दी गई है। और उनके जो नाइट सेल्स हैं, जहाँ पे वो रात्रि में विश्राम करते हैं और खाना खाते हैं, उनमें हीटर्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों को काट दिया गया ताकि जानवरों के बाड़ों में धूप आ सके। राजस्थान की ये तस्वीर देख लीजिए। सीकर जिले के फतेहपुर में तापमान गिरकर 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और पौधों पर, पत्तियों पर पानी जम गया। अकेले फतेहपुर का ये हाल नहीं, बीकानेर, दौसा, चूरू और झुंझुनू में भी पारा बेहद नीचे है। लोग भारी ठंड का सामना कर रहे हैं। राजस्थान के लिए अच्छी बात यह है कि फिलहाल शीतलहर का अनुमान नहीं है। अगले 2 हफ्ते भी अलग अलग इलाकों में तापमान में फर्क रहेगा।
बार सर्दी कड़ाके की पड़ने वाली है, पर शाम के समय जिस समय पे हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है उस समय का अपडेट मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ जयपुर में अभी टेम्परेचर जो मिनिमम रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 11 डिग्री है पूरे दिन का। और अगर हम आगे के 2 हफ्तों की बात करें तो मौसम विभाग का यही कहना है कि इस बार सर्दी आने वाले 2 हफ्तों में इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। हालांकि कुछ दिनों बाद हल्के हल्के बादल छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर अगर पूरे राजस्थान के सबसे मिनिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो वो शेखावटी बेल्ट में है, जो कि अभी 6 डिग्री है। आने वाले कुछ दिनों में कोल्ड वेव अभी महसूस नहीं की जाएगी, पर अगर पूरे विंटर्स में जो कोल्ड वेव महसूस की जाने वाली है, सबसे सामान्य से कम टेम्परेचर जिस एरिया में रहने वाला है वो भी राजस्थान की शेखावटी बेल्ट ही है, यानी कि चूरू और सीकर वाला जो एरिया है वहाँ सामान्य से कम टेम्परेचर रहेगा। दिल्ली ही नहीं, आसपास के शहरों में सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। दावा है कि 11 दिसंबर से पारा और नीचे जा सकता है। असल में इस साल प्रचंड ठंड का अनुमान है और उसकी एक वजह है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने पर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर का दूसरा सप्ताह कई राज्यों में सर्दी की तीव्रता और बढ़ा सकता है। देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में ठंड का असर अगले 1 हफ्ते तक बना रहेगा। इतना ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक कोहरा छा सकता है। ये तो अभी शुरुआत है, सर्दी का सितम तो अभी शुरू होने वाला है। जानकार मान रहे हैं कि इस साल पिछले सालों की तुलना में प्रचंड ठंड पड़ने वाली है। हो सकता है कि इस साल सर्दी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दे और उसकी बड़ी वजह है पोलर वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स का मतलब होता है हवा का घूमता हुआ चक्कर। पोलर वॉर्टेक्स असल में लो प्रेशर और बेहद ठंडी हवा का इलाका होता है जो उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों पर बना रहता है। ये हवा का चक्र वातावरण की ऊपरी सतहों पर होता है। पोलर वॉर्टेक्स एक वॉर्टेक्स होती है जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर काफी ऊंचाई पर, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में ऊपर एक आप कह सकते हो कि एक रिंग होती है जो एक तरह से आप कह सकते हो कॉम्पैक्ट होती है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं रोटेट करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट ग्लोब का चक्कर लगाती हैं और काफी ऊंचाई पर रहता है। वैसे तो पोलर वॉर्टेक्स साल भर रहता है, लेकिन गर्मियों में कमजोर और सर्दियों में बेहद असरदार हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जब पोलर वॉर्टेक्स ज्यादा ताकतवर होता है तो ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर आती हैं, जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ता है। जानकार मान रहे हैं कि इस साल उत्तरी गोलार्ध में पोलर वॉर्टेक्स का जो पैटर्न है वो भारत को भी प्रभावित कर सकता है, यानी बेहिसाब ठंड पड़ सकती है। माना जा रहा है कि इन ठंडी हवाओं का ही असर रहा कि नवंबर में भी कई जगहों पर तापमान काफी नीचे गया और आगे यानी दिसंबर में भी इनका असर नजर आ सकता है, यानी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या नगरी में, जहां राम मंदिर का धर्म ध्वज सनातन आस्था का नया प्रतीक बन गया है। ध्वजारोहण के बाद से ये सनातनियों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन गया है। श्रद्धालु इसे सनातन धर्म की विजय के रूप में देखते हैं। ये धर्म ध्वज दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहरा रही धर्म ध्वजा अब सनातन मानने वालों के लिए नया ब्रांड बन चुकी है। लोगों के घरों के शिखर पर भी इन दिनों यही ध्वजा फहरा रही है। ये ध्वज अब धर्म, आस्था व सनातन का प्रतीक बन चुका है। रामनगरी के बाजारों में ये ध्वज खूब बिक रहे हैं। इसकी मांग भी बढ़ गई है। अयोध्या में रामपथ और धर्मपथ भी ऐसे ध्वजों से पटे हैं। दुकानों पर इसे बिक्री के लिए सजाया गया है। धर्म ध्वजा को खोज रहे गोरखपुर के श्रद्धालु बताते हैं कि राम मंदिर के शिखर पर फहरा रही ध्वजा जैसी ही ध्वजा वो बाजार में खोज रहे हैं। इससे मिलती जुलती ध्वजा ही मिल रही है। हमने भी ये फ्लैग खरीदा है राम जी का, तो अब हम भी अपने घर पे लगवाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर
एकदम भव्य नज़ारा था। हम लोग सभी दोस्तों के साथ आए थे, हम लोग सभी ने दर्शन किया। अब बस घर जा रहे हैं। ध्वजा देखा, ध्वजा लेकर के भी हम लोग जा रहे हैं। अभी 25 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्वजा पूजन किया, जिससे प्रेरित होकर हम लोग भी एक एक ध्वजा अपने अपने घर ले जा रहे हैं। राम मंदिर की धर्म ध्वजा का इतना क्रेज है कि इसे डिमांड पर तैयार किया जाता रहा है। जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे इसे बनवाकर फुटकर विक्रेता को दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सनातन आस्था का प्रतीक है, इसका बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। वैसे श्रद्धालु धर्म ध्वजा को खरीद ही रहे हैं और राम मंदिर की रेप्लिका की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं शिव की नगरी काशी की, जहां की विरासत में जुड़ा रहा है एक आधुनिक चमत्कार, जो है वाराणसी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा काशी का स्टेडियम अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। करीब 75% काम हो चुका है। मैदान में 14 पिच तैयार की जा चुकी हैं और इस स्टेडियम की सबसे खास बात वो है कि इसको त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, ये त्रिशूल आकार की लाइटें सिर्फ रोशनी नहीं देंगी बल्कि काशी की सांस्कृतिक आत्मा को मजबूत करेगी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां हर गली में आस्था है, हर घाट पर इतिहास, और अब इसी विरासत में जुड़ रहा है एक आधुनिक चमत्कार। वाराणसी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा काशी का स्टेडियम अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। करीब 75% काम हो चुका है। मैदान में 14 पिचें तैयार की जा रही हैं। इस स्टेडियम की सबसे खास बात वो है इसकी त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट। ये त्रिशूल आकार की लाइटें सिर्फ रोशनी नहीं देंगी बल्कि काशी की सांस्कृतिक आत्मा को भी चमकाएंगी। कहा जा रहा है कि 2026 में इंटरनेशनल T20 मुकाबले के साथ स्टेडियम का भव्य उद्घाटन की तैयारी है। इसीलिए यहाँ काम युद्ध स्तर पर चल रहा है ताकि काशी के आकाश में क्रिकेट की नई रोशनी जगमगाए। काशी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देश का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जो पूरी तरह धार्मिक थीम पर होगा और यहाँ कोने कोने पर काशी की झलक मिलेगी। महादेव को समर्पित इस स्टेडियम में छत से लेकर फ्लड लाइट्स और पवेलियन तक हर जगह भगवान शंकर और उनकी काशी का एहसास होगा। स्टेडियम का एक हिस्सा डमरू के आकार का होगा। शिव की नगरी काशी और उनके त्रिशूल की रोशनी से जगमगाता इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आस्था और आधुनिकता का ये संगम न सिर्फ काशी को नई पहचान देगा बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात आज की मीरा की करते हैं। मतलब बदायूं की एक युवती ने भक्ति की अनोखी सी मिसाल कायम की है। पहले तो उसने भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ फेरे लिए और अब उनकी भक्ति में अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करने की ठानी है। सोशल मीडिया पर इस अनोखी शादी के खूब चर्चे हैं। एक मीरा 1500 ईस्वी के आसपास हुई थी जिन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया और मुरली वाले को पति के रूप में पूजती रही। अब दूसरी तस्वीर बदायूं की पिंकी की है, जिन्होंने श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ 7 फेरे लिए और पति के रूप में पूजने का प्रण भी लिया है। जो भी कुछ किया है उनके मैंने बहुत कुछ कर लिया। जो भी कुछ है मेरे वो ही है। मेरे मतलब अंदर से ही भावना हुई है जो कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। जो भी कुछ मैंने सब कुछ उनको ही पूरा वर्तमान कर दिया। बाकायदा बारात निकाली गई। पिंकी का पूरा परिवार शामिल हुआ। पिंकी के जीजा ने बाराती की भूमिका निभाई
और घरवाले बने घराती। विवाह की हर रस्म पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई। पिंकी ने श्री कृष्ण की प्रतिमा को गोद में लेकर 7 फेरे लिए। पिंकी अब भगवान श्याम की दुल्हन बन चुकी है। उनका कहना है कि अब मेरा जीवन कान्हा जी के हवाले है और उन्हें ही अब मेरे बारे में सोचना है। बिहारी जी के मंदिर में मिली थी मुझे प्रसाद में, मुझे प्रसाद भी मिला था और ये अंगूठी भी मिली थी। उसी दिन से मुझे कुछ अंदर से ज़्यादा कुछ भावना फील होगी, मतलब मैं बिहारी जी को नहीं छोड़ सकती। इसलिए मुझे बिहारी जी ने अपना लिया। करीब 3 महीने पहले बांके बिहारी जी के प्रसाद के रूप में पिंकी को सोने की अंगूठी मिली थी और पिंकी उसको बांके बिहारी महाराज का इशारा समझकर उनसे शादी की इच्छा रखने लगी, जिसे परिवार वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन बाद में पिंकी की इच्छा को सम्मान दिया गया। बांके बिहारी से शादी करूँ, हम वहाँ पे वृंदावन जाते रहते थे, तो वहाँ पे बांके बिहारी के मंदिर में भी गए जाते थे। तो वहाँ पे जब ऐसे पुजारी जी जो फूल और वो माला फेंकते हैं ना, मतलब प्रसाद फेंकते हैं, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी आकर गिरी थी। तो हमने तो पहले ये सोचा मैं ये बिहारी जी पहले ही मतलब अंगूठी पहना रहे हैं, तो वो जब से और उसकी वो इच्छा होगी तो फिर वो उसने फिर उन्होंने की निश्चय कर लिया कि मुझे तो बांके बिहारी से ही शादी करनी है। वैसे तो पिंकी पोस्ट ग्रेजुएट है और श्री कृष्ण की बचपन से ही भक्त है। पिंकी की इस अनोखी शादी की पूरे इलाके में चर्चा है। पिंकी की भक्ति का अनूठा उदाहरण जिस किसी तक पहुंच रहा है, वो बदायूं की पिंकी शर्मा की श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो रहा है। लोग पिंकी को मीरा तक कहने लगे हैं। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।